सौरभ सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत उसी बात से की जाए जिसकी चर्चा देश दुनिया भर में हो रही है। एसवीबी आउट ऑफ सिलेबस जो ये आया एकदम से मामला, बताएं सर, कितना बड़ा गंभीर मामला है दुनिया भर के बाज़ारों पर, और उसके बाद ये भी समझाएं कि हम पर कितना असर पड़ सकता है। बताएं सर। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस तो कहूंगा नहीं, ये तो सिलेबस का पार्ट है। जब कभी भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो 12 से 18 महीने बाद लाशें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरे करियर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक साल के अंदर अंदर यूएस इंटरेस्ट रेट्स 450 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं। तो जाहिर है कहीं विस्फोट तो होना ही था। मेरे ख्याल से ऐसे विस्फोट आते रहेंगे। एसवीबी का कंटेजियन फैलेगा नहीं, बिकॉज फेडरल रिजर्व ने घोषणा कर दी है कि जो जो डिपॉजिटर थे उनका पैसा उनको मिल जाएगा। बट ऐसे और बैंक निश्चित तौर पे दुनिया भर में होंगे। तो ये इन सिलेबस का वेरी मच पार्ट है। तो जो लोग सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल मार्केट्स पे, उनको फिर से एक बार सोचना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। ये है इंटरेस्टिंग चीज़। अच्छा सर, अब इसी के चलते अब जो ब्याज दरों की बात हो रही है अमेरिका में, क्या आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड धीमी पड़ेगी या जो बढ़ाने की मात्रा है वो कम होगी? देखिए, मेरे ख्याल से ये मुद्दा ऑब्वियसली डिफिकल्ट है फेडरल रिजर्व के लिए, वो फंस गए हैं यहाँ पे। बट उनका जो नजरिया रहेगा, उनका जो रवैया रहेगा, जो उन्होंने लास्ट 48 घंटे में घोषणा की है, मेरे ख्याल से वो रवैया आगे जाते हुए अपनाने की कोशिश करेंगे। जो कि बोलेंगे कि जहाँ पे बैंक फट रहा है, जहाँ पे बैंक फट रहा है, डिपॉजिटर को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, बट बैंक को नहीं बचाएंगे। अगर वो फेडरल रिजर्व अगर बैंक को बचाने की कोशिश शुरू कर दे तो फिर से क्यूई करना पड़ेगा। उतने आसानी से मेरे ख्याल से फेडरल रिजर्व क्यूई में वापस जाएंगे नहीं। तो देखते हैं किस पैमाने पे दूसरे और बैंक यूएस में फटते हैं, किस पैमाने पे कमजोर बैंक, कमजोर क्रिप्टो कंपनीज की बर्बादी आती है। बट जहां तक मेरे को लग रहा है, 1 2 महीना फेडरल रिजर्व और अपना संयम संयम पकड़ के चलेगा, क्यूई से दूर रहेगा, और ये रवैया लेगा कि जो बैंक बर्बाद हो रही है उसके डिपॉजिटर को हम बचाएंगे, बैंक को नहीं बचाएंगे। लेकिन अगर 2 महीने बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तो शायद फिर से वो रेट्स और क्यूई का माहौल फिर से शायद वापस आ सकता है। बट ये डिफिकल्टीज आते रहेंगे। 400 500 बेसिस पॉइंट्स रेट बढ़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूरोप अमेरिका में आप काफी दिक्कत देखोगे। मार्क टू मार्केट बेसिस पे जैसे बॉन्ड पोर्टफोलियोज नीचे पिट जाएंगे। परफेक्ट। तो बैंक्स के डिपॉजिट होल्डर्स को बचाएंगे, बैंक्स को नहीं बचाएंगे, ये फेड का इरादा साफ है, ये साफ दिखा। अब बताइए सर, भारतीय बाजारों का हाल, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा, मतलब थोड़ा बढ़ते हैं वापस घट जाते हैं, ऐसा ढंग से घट भी नहीं रहे और बढ़ तो रहे ही नहीं, मतलब हो क्या रहा है सर? नहीं, देखिए, ये ऐसा माहौल मेरे को काफी अच्छा लगता है, बिकॉज हाँ। ऐसे माहौल में आराम से शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे कंपनी की आइडेंटिफिकेशन करके अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम शेयर प्राइसेस को साइड में छोड़ दे और इकोनॉमी की हालत देखिए, मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी लास्ट 10 साल से बेहतर हालत में है। बेस्ट शेप इन अ डेकेड है इकोनॉमी। ग्रोथ अच्छी है। कैपिटल गुड साइकिल, कैपेक्स साइकिल शुरू हो चुका है। दुनिया के बाकी कंट्रीज के मुकाबले हमारा इंटरेस्ट रेट साइकिल की हालत भी बेहतर है। सो इकोनॉमी की हालत अच्छी है। अगर हाल ही में आपने, थिंक 2 दिन पहले हमने टैक्स कलेक्शन का डेटा देखा, उससे भी काफी क्लियर संकेत आ रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च के महीने का भी जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की भी, जो हमारे इन्वेस्टिंग कंपनीज के साथ हमारी डिस्कशन चलती रहती है, लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इस क्वार्टर अच्छे शेप में आएंगे। सो इकोनॉमी की हालत अच्छी है। साथ ही साथ अमेरिका और चाइना का जो कोल्ड वॉर है, वो हर हफ्ते और रफ्तार पकड़ रहा है। दोनों देशों के बीच में जो टक्कर है वो और गहरी बनती जा रही है। इससे, इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं कि इससे इंडिया को फायदा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा स्पेशलिटी केमिकल्स में बड़ा फायदा रहेगा। और हर हफ्ते मेरे ख्याल से काफी बड़ा डेटा आ रहा है कि ये युद्ध और रफ्तार पकड़ रहा है। जैसे कि आई थिंक बृहस्पतिवार को डेटा आया, लास्ट वीक बृहस्पतिवार को डेटा आया कि एएसएमएल के जो तो पिछले जनरेशन के लिथोग्राफी मशीन्स हैं, वो भी अब बैन हो चुका है। 6 महीने पहले अमेरिका ने डच गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के ये घोषणा करवाया था कि एएसएमएल के लेटेस्ट लिथोग्राफी मशीन्स नहीं जाएंगे अब चाइना के पास। लास्ट वीक ये घोषणा है कि पुराने मशीन भी नहीं जाएंगे। एएसएमएल के लिथोग्राफी मशीन के बिना चिप्स नहीं बन पाते। अगर आप चिप नहीं बना पाओगे तो आज के दुनिया में आप शीघ्र ही हथौड़ा पीटने वाली हालत आ जाएगी चाइना की। सो काफी रफ्तार से ये
यूएस चाइना का जो गर्मा गर्मी है वो बढ़ रही है। इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हालत में है, मेरे ख्याल से इकोनॉमी और रफ्तार पकड़ेगी अगले 12 महीने में। ओके, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए आती है। तो भारतीय बाजारों पर भी एक्शन थोड़ा सुस्ती वाला है। ऐसे हम बताएं सर, अब कहाँ निवेश के मौके बन रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इस तरह का बाजार ही आपको ज़्यादा पसंद आता है, आराम से शांति से रिसर्च करो, कंपनियों के बारे में जानो समझो, फिर पैसा लगाओ। क्या पसंद कर रहे हैं आप? देखिए, मैं थोड़ा सवाल को उल्टा कर देता हूँ, क्या पसंद नहीं कर रहा, बिकॉज़ अगर मैं हमारे सारे पोर्टफोलियोज़ देखूँ, मार्सेलस के सारे पोर्टफोलियोज़, जी। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे में सारे पोर्टफोलियोज़ में अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट की जो कमाई है, कंपनी की कमाई है, वो करीबन 25% वाई-ओवाई ऊपर जा रही है, राइट? प्रॉफिट ग्रोथ 25% प्लस पॉजिटिव है, लेकिन शेयर प्राइस एक्शन में हमारे सारे पोर्टफोलियो 10 से 20% के बीच में डाउन है। तो ज़िंदगी में मेरे ऐसे मौके मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट ऐसे जा रहा है ऊपर और शेयर प्राइस नीचे आ रही है। करीबन 20 से 40% का गैप बन रहा है। और ये गैप सबसे सबसे वाइड बन रहा है, मेरे को जहाँ दिख रहा है, अच्छे क्वालिटी फाइनेंशियल्स में। तो उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ हमारा एचडीएफसी बैंक का पोजीशन। लास्ट 4 साढ़े 4 साल होने को आ रहे हैं, प्रॉफिट कंपाउंडिंग चल रही है एचडीएफसी बैंक में 22-23% के रफ्तार से, लेकिन शेयर प्राइस कंपाउंडिंग शायद चल रही है 3 या 4% के रफ्तार से, राइट? ऐसा इसमें ऐसा तो कोई लिंक तो है नहीं, अनलेस कोई किसी को कुछ खास खुफिया खबर है। सिलिकॉन वैली बैंक और एचडीएफसी बैंक के बीच में कोई रिश्ता नाता तो लगता नहीं है। तो अगर अच्छा बैंक है, बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मार्केट शेयर पकड़ रहा है, रफ्तार से पकड़ रहा है, 22% प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, 4% शेयर प्राइस कंपाउंडिंग आ रही है। तो कुछ इसी तरीके से बजाज फाइनेंस का भी अगर आप हालत देखें, लास्ट कोविड को इंक्लूड कर दे, लास्ट 4 साल में लोन बुक ग्रोथ मिला के करीबन 25% से ऊपर भाग रही है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा शेयर प्राइस कहीं जा नहीं रही। तो अच्छे फाइनेंशियल में मेरे को मौका दिख रहा है। जैसे मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, अच्छे आईटी सर्विसेज स्टॉक्स में, टीसीएस में हमारा बड़ा पोजीशन है, वहां पे भी मौका दिख रहा है। इन्फोसिस में हमारे कुछ एडवाइजरी पोर्टफोलियोज में हमने इन्फोसिस लेने का संकेत दिया है क्लाइंट्स को। तो अच्छे फार्मा स्टॉक्स, सॉरी, अच्छे आईटी स्टॉक्स, अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स, और फाइनली फार्मा में आते हैं, जहां पे हमने डिवीज लैब में पोजीशन लास्ट 3-4 महीने में डबल कर दिया है। बिकॉज जैसे मैं बोल रहा था, यूएस और चाइना के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ रही है, और जब हम यूएस फार्मा कंपनी से बात कर रहे हैं, वो साफ साफ हमको बता रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट से इंडिकेशन है कि चाइना से एपीआई खरीदने का सिलसिला कम कर दिया जाए। सो मेरे ख्याल से निवेश का मौका अच्छा है यहाँ पे। अच्छे कंपनीज 25% से प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, शेयर प्राइस 10 से 20% डाउन है। ऐसे माहौल में पैसा लगाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल डरे नहीं और पैसा लगाएं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो कही है कि जहाँ कंपनियों की कमाई को लेकर एकदम स्थिति साफ है, आपको नज़र आ रहा है कि हाँ ये कमाएंगे, वहाँ पैसा लगाना ठीक है। फाइनेंशियल्स पसंद है, बैंक्स और इससे जुड़ी हुई कंपनियाँ। आईटी शेयर पसंद है, और फार्मा शेयरों में भी चुनिंदा पैसा लगाने की राय सौरभ सर की है। डिवीज़ लैब में उन्होंने अपना निवेश दुगुना किया है। और आपने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही भी सर कि पता नहीं एसवीबी और एचडीएफसी बैंक में कोई कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन एक कनेक्शन एसवीबी बैंक का है तो नहीं, लेकिन उसके बारे में चर्चाएं हुई, सुना आपने? एसवीसी बैंक नहीं? नहीं, तो ये बैंक के बारे में खबर नहीं है, वो बैंक हमारे पोर्टफोलियो में भी नहीं है। ना वो लिस्टेड भी नहीं है, श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक। और उनकी तरफ से जो सारे stocks के मैंने सीरियसली उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा कि हमारा एसवीबी से कोई लेन देना नहीं है। ये हमारे यहाँ का महाराष्ट्र का एक बड़ा मशहूर कोऑपरेटिव बैंक है, और लोग है ना वो एसवीबी को एसवीसी समझ रहे काफी लोग। पुलिस इसके लिए और एक मौका मिल गया फिर। हाँ। महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक भी सिलिकॉन वैली के ऐसे हादसे से प्रोटेक्टेड है, तो उम्मीद है मार्सेलस के निवेशित बैंक्स भी अच्छी हालत में। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे माँ बाप का, मेरा और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का इन सारे स्टॉक्स में निवेश है। तो मेरे पापा 75 साल की उम्र में रिटायर्ड लोग हैं। अगर वो ठंडे दिमाग से ऐसे माहौल में निवेश कर सकते हैं, तो जो जी के दर्शक जागरूक जी बिल्कुल निवेश कर सकते हैं।